धारा पर उड़ दिया जांदिया पखेरुआ। पढ़ाई लिखाई करने के बाद उनको लगता था कि बढ़िया सी नौकरी कर ले, बेटे का समय पर शादी हो जाए, जैसा एज यूजुअल सबकी ज़िंदगी में होता ही है। जब उनको लगा पता कि मैं संगीत के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हूँ, तो कहने लगे नहीं यार, ये गलत बात है। तुम गाओ, तुम्हें गाने के लिए मना नहीं है, तुम घर में गा लो, स्कूल में गा लो, कॉलेज में गा लो, लेकिन इसे प्रोफेशन बनाना है कि मुझे समझ में नहीं आती ये बात। शिमला यूनिवर्सिटी में मेरी एडमिशन हो गई इकोनॉमिक्स में। तो मैं जाने लगा तो मुझे मेरे एक टीचर ने पूछा कि तुम शिमला ही क्यों जा रहे हो? मैं कहा जी संगीत की खोज में। और गुलशन कुमार जी उसमें ऐसे थंब दिखाते थे कि जो अच्छा गाएगा उसे मैं अपनी कंपनी से मौका दूंगा, आप अपना एक गाना रिकॉर्ड करके हमें भेज दीजिए। हमने भी छोटे से रिकॉर्ड में टेप रिकॉर्डर लिया, कैसेट डाली, उसमें रूम में बैठ के गाना गाया और मुंबई भेज दिया। मुंबई में रहते रहते मुझे हिमाचल का एक प्रोजेक्ट आया, 28 नॉन स्टॉप मैच। स्वर्गीय वीरभद्र जी हमारे फॉर्मर मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश, उनके हाथों से मिला, जो बड़े सौभाग्य की बात है मेरे लिए। शान हिमाचल का अवार्ड उन्होंने मुझे दिया था। हमारे हिमाचली कलाकार इतने ज़्यादा अच्छा गाते हैं, फिर भी उनको वो मंच नहीं मिल पाता है। फिर भी बाहर का कलाकार जो है कई बार हमारे हिमाचल में ही गाकर चला जाता है। देखिए इसके लिए बैजनाथ की शांत वादियों में जन्मे और सामान्य परिवार से ताल्लुक रखने वाले धीरज शर्मा, जो न केवल हिमाचल में लोकप्रिय हैं बल्कि पूरे भारत में अपनी आवाज़ का जादू बिखेर चुके हैं। शिक्षक रहे, उसके बाद मुंबई जाकर अपनी आवाज़ का जादू बिखेरा है। आज हमारे साथ मौजूद हैं इस स्टूडियो में और उनके साथ जानेंगे उनके पूरे जीवन की कहानी उन्हीं की जुबानी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अनंत ज्ञान का बहुत आभारी हूँ और रीत जी आपका विशेषकर, जो मुझे आप अपने स्टूडियो में बुलाया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका भी बहुत बहुत, क्योंकि बहुत समय से हम आपके साथ कनेक्ट कर रहे हैं आपसे मिलने के लिए, तो आपका भी बहुत धन्यवाद। सर, शिव की नगरी से आप आ रहे हैं, मुझैरना में आपके घर हैं। ऐसा क्या है आपकी आवाज़ में कि आप पूरे ही देश में फेमस हैं? ये भोलेनाथ जी की कृपा है, क्योंकि शिव नगरी से हूँ तो ये तो माँ सरस्वती का और भोलेनाथ जी का और माता पिता जी का आशीर्वाद है, जो मैं इस जीवन में इस लायक हूँ कि आप सबको संगीत से रिझा सकूँ, आपका एंटरटेनमेंट कर सकूँ। बहुत धन्यवादी हूँ भगवान जी का, भोलेनाथ जी का। जी। ऐसा सर क्या आशीर्वाद है और कैसे क्या संस्कार हैं जो आज भी आपके सुरों में झलकते हैं? देखिए संगीत का माहौल मुझे मेरे घर से ही मिला। बचपन से ही मेरी माताजी बहुत अच्छा गाती थीं, गुनगुनाती थीं, और घर में हमारे जितने भी सदस्य हैं परिवार के, सब लोग हल्का-हल्का गाते थे। लेकिन मैंने थोड़ा-सा उसको प्रोफ़ेशन में तब्दील कर दिया, तो एक माहौल संगीत का मुझे मेरे घर से ही मिलना शुरू हुआ। वहीं से सीखता गया, सुनता गया, और देखिए पहले सुन-सुन के गाना हमने याद करना होता था। रेडियो एक माध्यम था, तो 1 से 2 बजे तक जो फौजी भाइयों के लिए कार्यक्रम आता था, तो कई बार खाना छोड़ के मैं गाने सुनने बैठ जाता था। तो वही चीज़ें इन्वॉल्व होती गई जीवन में, और धीरे-धीरे पता ही नहीं चला कि कब मैं संगीत के लिए और संगीत मेरे लिए हो गया। तो सर, संगीत की बात आप कर रहे हैं कि घर में आपका माहौल वैसा रहा है, लेकिन बात करूं आपके पिताजी की, तो वो सेवा कर रहे थे सेना की, वहाँ से सेवानिवृत्त हुए, तो किस तरह से सर चुनौतियाँ रही आपके लिए? चुनौती बहुत थी, क्योंकि पिताजी अच्छा नहीं समझते थे। पढ़ाई लिखाई करने के बाद उनको लगता था कि बढ़िया सी नौकरी कर ले, बेटे का समय पर शादी हो जाए, जैसा एज यूजुअल सबकी ज़िंदगी में होता ही है। जब उनको लगा पता कि मैं संगीत के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हूँ, तो कहने लगे नहीं यार, ये गलत बात है। तुम गाओ, तुम्हें गाने के लिए मना नहीं है, तुम घर में गा लो, स्कूल में गा लो, कॉलेज में गा लो, लेकिन इसे प्रोफेशन बनाना है कि मुझे समझ में नहीं आती ये बात, तो आपको तो नौकरी करनी चाहिए। तो थोड़ी-सी मुश्किल हुई मेरे पिताजी को ये चीज़ समझाने में, लेकिन जब वो बात समझे, तो उन्होंने मुझ पर बड़ा प्राउड किया कि नहीं यार धीरज, आप जो कर रहे हो, वो हर कोई नहीं कर सकता। फिर उनकी तो ब्लेसिंग्स और आशीर्वाद मेरे साथ ही रहा, और मैं भी इस सफ़र में आगे बढ़ता गया। सर, इस सफ़र को जो है हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा-सा बताइए कि कब से शुरुआत हुई और आप कहाँ तक जो पहुँचे हैं आज, उसके बारे में सर। सफ़र तो बचपन से ही शुरू हो गया। स्कूल की बाल सभाओं में जब सबको पता लगा कि मैं गुनगुनाता हूँ, तो खड़ा कर देते थे, चलो बे धीरज सुनाओ कोई गाना। तो स्कूल की बाल सभाओं में गाया, कॉलेज के इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स में गाया, फिर शिमला यूनिवर्सिटी चला गया, तो वहाँ और ज़्यादा मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रही गाने की, और ये धीरे-धीरे ये सफ़र आगे बढ़ता गया। 1992 की बात है, जब मेरी मुलाकात पंडित सोमदेव कश्यप जी से हुई, जो मेरे गुरुजी हैं, मंडी से हैं। उनका भी एक छोटा-सा स्टूडियो का सेटअप था मंडी में। तो किसी एक चैरिटी शो में गाने के लिए आया हुआ था मैं। उन्होंने आवाज़ सुनी और मुझे कहते हैं आप स्टूडियो आओ।
मैंने तब तक स्टूडियो देखा ही नहीं था, और जाके वो उन्होंने एक माइक्रोफोन पे मुझे खड़ा कर दिया कि धीरज कुछ सुनाओ। आवाज़ सुनी तो कहते हैं नहीं यार तुम कर सकते हो, तुम कहाँ फंस गए हो इकोनॉमिक्स में एमए कर रहे हो, तुम्हें तो संगीत में आना चाहिए। फिर उनके सानिध्य में, उनके आशीर्वाद से ये चीज़ें खुलती गई कि नहीं, संगीत भी अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोफेशन है। अगर हम मेहनत करें, तैयारी करें तो इसमें भी हम अपनी रोजी रोटी कमा ही सकते हैं। बस उनके आशीर्वाद से ये सफ़र चल पड़ा। और उम्र कितनी रही होगी उस वक्त आपकी? समझिए कि ग्रेजुएशन करने के बाद जो निकला मैं 22, 24, 25 साल का लड़का था, तो उस वक्त से हम इस फील्ड में जुड़ गए, तन मन से जुड़ गए। फिर तो कुछ सोचता ही नहीं था संगीत के अलावा, कभी सोचा ही नहीं कि एमए इकोनॉमिक्स करके मैंने नौकरी करनी है, बल्कि मैंने नौकरी की है वो भी अनमने मन से, दिमाग में संगीत ही चलता था। बड़ी खूबसूरत बात मैं आपको बताऊं, जब मैं ग्रेजुएट हुआ बैजनाथ कॉलेज से और शिमला यूनिवर्सिटी में मेरी एडमिशन हो गई इकोनॉमिक्स में, तो मैं जाने लगा तो मुझे मेरे एक टीचर ने पूछा कि तुम शिमला ही क्यों जा रहे हो। मैं कहा जी संगीत की खोज में। कहते संगीत की खोज में, तुम तो इकोनॉमिक्स में तुम्हारा सिलेक्शन हुआ। मैंने कहा इकोनॉमिक्स बहाना है मेरे लिए, क्योंकि जब भी मैं किसी कंपटीशन में गया, इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स में गया, तो हमेशा मैंने देखना कि शिमला वाले ही फर्स्ट क्यों आते हैं, इतनी तैयारी कहाँ से होती है। तो शायद शिमला में संगीत का ज़्यादा अच्छा माहौल है। तो इंटरनली मेरी वही तलाश थी कि मैं वहाँ तक पहुँचूँ और वहाँ देखूँ, और वाकई मुझे वहाँ एटमॉस्फेयर मिला। आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैं इकोनॉमिक्स का होके भी म्यूज़िक डिपार्टमेंट में क्लासेस लगाने के लिए ऑथराइज था। उस वक्त हमारे वाइस चांसलर थे केसी मल्होत्रा जी। जब उन्होंने एक दो इवेंट्स में मुझे गाते हुए सुना तो उन्होंने ही परमिट कर दिया कि यार बेटा गाता है तो क्या चाहते हो। मैंने कहा जी संगीत सीखने की ललक थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं अंडर ग्रेजुएशन में संगीत नहीं था, मेरे पास म्यूजिक नहीं था, तो मैं इकोनॉमिक्स में हूँ। कहते नहीं, आपके लिए स्पेशल परमिशन ग्रांटेड है, आप डिपार्टमेंट में बैठ के सीखो। ये बहुत बड़ा आशीर्वाद था मेरे लिए। सर, जैसे आपने सोमदत्त शर्मा जी की बात की, जो आपके गुरु रहे हैं, जयपुर के घराने से भी आपका बहुत गहरा जुड़ाव है, तो किस तरह से जो है वो आपका संगीत वहाँ पर निखरा है, आपको जो लगता है? हाँ जी, मेरे गुरुजी मुंबई में भी रहे हैं, उन्होंने 3-4 फिल्मों में म्यूज़िक किया है वहाँ। उसके बाद वो हिमाचल आए थे। तो जब मैं उनसे मिला और उनके स्टूडियो से हमने थोड़ा वो गाना वाना शुरू किया, तो उनको लगा नहीं यार तुम और अच्छा कर सकते हो अगर तुम मुंबई जाओ तो। अब मुंबई जाओ तो जाओ किसके पास। तो गुरुजी ने अपने जितने भी संपर्क थे वो मुझे दिए, जिसमें जयपुर घराने में जो हमारे जिन पंडित जी से मैं सीखा, पंडित भवदीप जयपुर वाले, तो उनका रेफरेंस भी मुझे मेरे हिमाचल में मेरे गुरुजी पंडित सोमदेव कश्यप जी से ही मिला। तो बस उनके रेफरेंस से वहाँ तक पहुँचा। फिर वहाँ बैठ के 1-1.5 साल 2 साल मैंने वो संगीत की बारीकियाँ भी सीखी और काम भी करने लगा। एक ऐसा किस्सा रहा है सर, जब आप पढ़ाते थे, आप जब कॉलेज में थे, जब आप पढ़ा रहे थे, तो उस वक्त एक चैनल था जिसमें आपने अपनी आवाज़ दी थी या आपने कुछ किया था, तो वो किस्सा तो सुनाइए ज़रा। हाँ, बड़ा खूबसूरत किस्सा है। आज तो सोशल मीडिया बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया, उस वक्त ये चीज़ें थी नहीं। सिंपल सबके घरों में टीवी थे, ब्लैक एंड वाइट, कलर्ड भी टीवी बहुत कम थे। और ये जितने भी सैटेलाइट चैनल्स आज हम देखते हैं सब फ्री टू एयर थे, जी हो चाहे सोनी हो, जितने भी हैं चैनल्स। तो उस वक्त डीडी नेशनल पर एक कार्यक्रम आता था टी सीरीज का, ताज़ा गीत बहार, और गुलशन कुमार जी उसमें ऐसे थंब दिखाते थे कि जो अच्छा गाएगा उसे मैं अपनी कंपनी से मौका दूंगा, आप अपना एक गाना रिकॉर्ड करके हमें भेजिए। हमने भी छोटे से रिकॉर्ड में टेप रिकॉर्डर लिया, कैसेट डाली, उसमें रूम में बैठ के गाना गाया और मुंबई भेज दिया। ईश्वर की बड़ी कृपा रही, मैं सिलेक्ट भी हुआ, मुझे उन्होंने मुंबई भी बुलाया। जब मुंबई पहुंचा तो संगीत का और बड़ा आकार देखने को मिला। यार मैं कहाँ, हिमाचल में इतने छोटे से स्टेट में कहाँ, कुछ भी नहीं है, ये तो बड़ा अथाह सागर है यहाँ। तो उस इवेंट में वहाँ ऑल ओवर इंडिया लेवल पे हमारा कॉम्पिटिशन हुआ, उसमें भी मैं तीसरे नंबर पे रहा हूँ। तो उन्होंने फिर कहा कि तुम करते क्या हो। मैं कहा जी मैं नौकरी करता हूँ। कहते नौकरी के लिए तो तुम बने ही नहीं हो, तुम्हें म्यूजिक में आना चाहिए। वापस आया मैं, 6 महीने साल बड़ी मुश्किल से नौकरी करी, लेकिन दिमाग में वो संगीत घूमता ही रहा कि अगर मुझे कुछ करना है तो मुझे मुंबई जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे ऑलरेडी एक प्लेटफॉर्म मिल गया था वहाँ टी सीरीज का। बस फ़र्क इतना था कि आज की डेट में एक्सपोजर बहुत है और उस वक्त ये एक्सपोजर बहुत कम हुआ करता था। तो वैसे धीरे धीरे मेरा सफ़र मुंबई में भी शुरू हुआ। तब मैं 1-2 साल मुंबई में रहा, सीखा। और बड़े मज़े की बात है, मुंबई में रहते रहते मुझे हिमाचल का एक प्रोजेक्ट आया, 28 नॉन स्टॉप नाटियाँ जो हमने रिकॉर्ड किया। उसमें आप देखेंगे 4 सिंगर हैं हम लोग, जिसमें हिमाचल से एक मैं हूँ, बाकी सब वहीं के हैं। देवाशीष दास गुप्ता हैं, प्रिया भट्टाचार्य हैं, मधुश्री हैं, सब बंगाली हैं। तो वो ऑडियो रिकॉर्ड हमारा मुंबई में हुआ
और वो हिमाचल में उसका रिस्पॉन्स इतना खूबसूरत आया, तो कंपनी ने मुझे कहा कि आप बताइए आप क्या करना चाहते हो, हम चाहते हैं कि आप अपना हिमाचल देखें तो ज़्यादा बेटर है। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि अगर मुझे अपने घर के लिए काम करना पड़े और घर में करना पड़े तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी और क्या हो सकती है। तो उसके साथ मैं हिमाचल वापस आया अपने ऑडियो के साथ, और उसका पहला एल्बम, वीडियो एल्बम हम लोगों ने यहाँ हिमाचल में शूट किया। उसका भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। बस धीरे धीरे टी सीरीज़ के साथ मिलकर फिर मैंने हिमाचल पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर दिया। जब आप मुंबई की यात्रा पे जा रहे थे तो आपके दोस्तों ने भी आपकी बहुत मदद की थी। जी हाँ, बिल्कुल। तो नेचुरली होता है जब कहीं बाहर जा रहे हैं, आपका इनकम सोर्सेज बहुत कम है, तो ब्लेसिंग के साथ साथ और भी कई चीज़ें होती हैं जो दोस्तों से ही पूरी होती हैं, क्योंकि वही उन्हीं से आप खुल के बात कर सकते हो कि यार मुझे ये चाहिए वो चाहिए। तो उन्होंने बड़े दिल खोल के मेरी मदद की और बड़ी उम्मीदें भी करें कि धीरज आप कुछ करके आओगे, और शायद वही विश्वास और वही उनकी जो शुभकामनाएं थी मेरे साथ थी, और मैं अपने काम में निरंतर आगे बढ़ता गया। बॉम्बे में सर आपने बहुत नाम कमाया है। कविता कृष्णमूर्ति हो, चाहे अनुराधा पौडवाल हो, चाहे सुरेश वाडेकर जी हो, उनके साथ आपने बहुत सारे मंच साझा किए हैं। कैसा एक्सपीरियंस रहा था बहुत सर? खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। मैं वहाँ एक कंपनी थी जस्ट इवेंट करके, उसका पार्ट बना। तो उस कंपनी के बैनर में ही कविता जी गाती थी, कविता कृष्णमूर्ति जी, अनुराधा जी, जसपिंदर नरोला जी, सुरेश वाडेकर जी। तो सबसे मिलना भी हुआ, और उनके साथ जब स्टेज साझा किया तो बहुत कुछ सीखने को भी मिला। बहुत अच्छा अनुभव रहा मेरा वो। सर जैसे आप बता रहे हैं कि पहाड़ी नाटियाँ भी आपने गाई हैं इकट्ठी, तो उस वक्त एक पहाड़ी होकर भी वहाँ काम करके फिर अपनी भूमि में आना, किस तरह का रिस्पॉन्स उस वक्त रहा था? कमाल था जी, बहुत बढ़िया था। फिर बॉम्बे जाके एक हिमाचली लड़का यहाँ आके फिर वो वही अपने रूट्स में वापस आ रहे हैं। हाँ, मेरे लिए तो बहुत अच्छा था, लेकिन कई जगह क्वेश्चन मार्क भी लगते थे कि कहीं धीरज फ्लॉप होके तो वापस नहीं आया। ऐसा ऐसा भी हुआ बीच में सुनने का, वैसा शायद वो मुंबई में जम नहीं पाए, इसलिए कैसा ही था केम बैक टू थोड़ा-सा बताएँगे? हिमाचल। कैसा मतलब? तो किस तरह से रहा जब आप वापस आए? आप कह रहे हैं कि कुछ मुझे मुझे उनसे मुझे बात मुझे सभी प्रतिक्रियाएं सब झेलनी पड़ी। कई कई ने तो कह ही दिया यार शायद वहां उसकी बात दाल वाल नहीं गली, इसलिए वो वापस चला आया। जबकि मैं जब घर से निकला था तो कभी भी ये नहीं सोचा था कि मैं खाली हाथ घर वापस आऊंगा। मैंने डेडिकेट कर दिया था अपने आप को म्यूजिक के लिए। आप यकीन नहीं करेंगे, हम 3 भाई 1 बहन है, सबकी शादियां हो गई थी, मैंने शादी नहीं की थी। तो घर वालों को गुस्सा भी था कि यार तुम, उम्र भी तुम्हारे हाथ से निकलती जा रही है, तुम्हारे छोटे भाई की शादी हो गई। फिर हमारे यहाँ एक रिवाज है कि अगर बड़े भाई ने शादी नहीं की तो उसमें नुक्स रख देंगे, यार कोई ना कोई तो प्रॉब्लम है। तो मैंने घर वालों को कहा कि आप ये समझो कि आपने ये लड़का संगीत के लिए दान कर दिया, मेरे बारे में मत सोचिए, मुझे बहुत कुछ करना है इसके लिए। तो घर वालों की ब्लेसिंग्स थी, सब कुछ था, प्लेटफॉर्म था, कंपनी मुझे मिल गई। बाई चांस मेरे शायद ये भाग्य में भी हुआ कि मैंने हिमाचल में अपने लोग संगीत की सेवा करनी थी। तो मेरा कमबैक इतना खूबसूरत हुआ कि टी सीरीज़ की कंपनी के साथ ही मेरा जो प्रोजेक्ट था वो हिट हुआ। उसी का वीडियो हमने पहली बार हिमाचल में, पहले वीडियोस नहीं बनते थे, क्योंकि लोगों की ये जो छोटी मोटी कंपनीज थी भी हिमाचल में, उनकी पेइंग कैपेसिटी थी नहीं इतने कि इतना खर्चा करें, क्योंकि आउटपुट नहीं थी। लेकिन कंपनी बहुत बड़ी थी टी सीरीज, उसको फर्क नहीं पड़ता था। तो उसके साथ मेरा हल्का सा कमबैक हुआ और फिर मुझे मौका मिला कि मैं हिमाचल के लिए कुछ करूं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि अपने ही घर में जब आप अपनों के लिए काम करते हैं तो इससे बड़ी खुशी आपको मिल ही नहीं सकती। सर एक आदाब अर्ज करके एक कार्यक्रम था जिसमें आप विनर रहे थे, उसका किस्सा सुनाइए सर थोड़ा सा। ये गज़ल बेस्ड कंपटीशन था जो सोनी चैनल पे आता था, और उसे पंकज उधास जी होस्ट करते थे। तो उसमें बड़ा अच्छा अनुभव रहा, उसमें भी मैं अच्छी पोजीशन पे आया। मैं कह रहा हूँ ना कि आज एक्सपोजर है, उस वक्त एक्सपोजर था नहीं। ताज़ा गीत बहार हो, आदाब अर्ज हो, एक और कार्यक्रम था जी, वो था लता मंगेशकर और यश चोपड़ा के बैनर में मेरी आवाज़ सुनो। तो मैं उसका भी पार्टिसिपेंट रहा हूँ और अच्छी पोजीशन पे आया था वहाँ। लेकिन उस वक्त चैनल लोग देखते नहीं थे, या था नहीं, उतनी सुविधा थी नहीं, वो चीज़ें थी नहीं। लेकिन ये सारे प्लेटफॉर्म मुझे मिले ही मुंबई जाके, हिमाचल में तो कुछ भी था नहीं। तो अच्छा लगा सब जगह जाके संगीत की बारीकियां सीखने को, सब लोगों से मिलने को एक बहुत अच्छा मंच मिला, प्लेटफॉर्म मिला, और उससे भी हिम्मत बढ़ती गई कि मैं कुछ कर सकता हूँ। आपने जो आपके भोजपुरी गाने हों चाहे और भी गाने, उनमें भी आपने आवाज़ दी है हाँ अपनी। मैम, होता क्या है कि संगीत तो 7 सुरों में ही बंधा है, लैंग्वेज फ़र्क हो सकती है, उसका एक्सेंट है कि उसको प्रोनाउन कैसे करना है आपने, बंगाली हो चाहे उड़िया, मैंने उड़िया में भी गाया, सोचो बोला। पंजाबी तो खैर हम लोग गा ही लेते हैं क्योंकि हिमाचल में पंजाबी एटमॉस्फेयर है। तो शब्दों पे, उनके प्रोनाउंसिएशन पे पकड़ हो तो फिर आप कुछ भी गा सकते हो, क्योंकि सुर तो वही साथ है, कोई अलग चीज़ तो उसमें आनी नहीं है। तो बड़ा मज़ा आया, मैंने सब भाषाओं में गा के अपने आप को
और निखारने की कोशिश करी। जी। चलिए आपसे और भी बात करेंगे, लेकिन सर एक चीज़ दर्शक बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि मैंने जैसे शुरुआत में कहा था कि बहुत गायकी के धनी हैं आप। तो सर जो पहला गाना आपने गाया था, जो आपने रिकॉर्ड किया था शिमला में, जो आपको बुलाया गया था, हाँ जी। वो कौन-सा गाना था? वो ज़रा गुनगुना दीजिए। बिल्कुल इस बात का ज़िक्र आपने किया, मुझे अच्छा लगा क्योंकि मेरा जो पहला गाना था, वो हमारे प्रेम भारद्वाज जी हैं, आपके नगरोटा से ही हैं। अब तो वो बेचारे इस दुनिया में नहीं हैं, दिवंगत। प्रेम भारद्वाज जी का लिखा हुआ गाना था और मेरे गुरुजी पंडित सोमदेव कश्यप जी द्वारा कंपोज़ किया हुआ गाना था और लोगों ने बहुत पसंद किया था। और यकीन मानिए उस वक़्त ना ट्रैक रिकॉर्डिंग नहीं होती थी, मोनो रिकॉर्डिंग्स होती थी। मतलब यूँ समझो कि पूरी टीम बैठी है, गाना रिकॉर्ड हो रहा है स्टूडियो में, अगर किसी एक की भी हल्की सी भी मिस्टेक हो गई, तो गाना दोबारा रिकॉर्ड होगा। ऐसी कोई फैसिलिटी थी नहीं कि वॉइस को बाद में लेंगे या कोई इंस्ट्रूमेंट बाद में रिकॉर्ड करेंगे, तो एक टीम वर्क होता था, सारी टीम। मैं 2 लाइन उस गाने की सुना देता हूँ। धारा पर उड़ दिया ਜਾਂਦਿਆ ਪਖੇਰੂਆ धारा पर उड़ दिया ਜਾਂਦਿਆ ਪਖੇਰੂਆ एक गल मेरी सुन जायाओ मिलन जे कुथी तीजो मेरे परदेसी ता मिलन जे कुथी तीजो मेरे परदेसी ता हाल मेरा तिना जो सुनाया धारा पर उड़ दिया ਜਾਂਦਿਆ ਪਖੇਰੂਆ। बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया। जिस तरह से आप गा रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि कहीं हम दूर बैठे हैं पहाड़ों पर और वो पंछी उड़ रहे हैं। बिल्कुल। वही है वो हम लोग बंधुआ। जब मुंबई में थे, मैं आपको बताऊं, जब मुंबई में मैं गया तो सबसे बड़ी वहाँ प्रॉब्लम होती है कि आप रहेंगे कहाँ। तो हमारा एक छोटा सा ग्रुप है मेरे बैजनाथ से ही, सभी मर्चेंट नेवी में हैं, तो 3-4 लोगों ने एक रूम लेके रखा था, तो मैं उनका पार्टनर बना। तो जब भी वो साइन ऑफ साइन ऑन करने आते थे तो कुछ दिन के लिए उन्होंने रुकना, तो ये गाना हमने गाना। तो हम फिजिकली तो बॉम्बे में होते थे, लेकिन हमारी रूह हिमाचल में घूम रही होती थी। तो ये गाना गा के बड़ा सुकून सा मिलता था कि धारा पर उड़ दिया ਜਾਂਦਿਆ पखेरुआ, हमारा एक संदेश पहुंचा देना कि हमें आपकी बड़ी याद आती है। सर आपने जैसे बता रहे हैं आप मर्चेंट नेवी में आपके सारे दोस्त रहे, बीच में आप एक सिंगर, तो वो किस तरह से तालमेल रहती थी सारी, क्योंकि हिमाचल से ही सारे रहे। अब बड़ा अच्छा रहा क्योंकि सब लोगों को पता था कि मेरी फील्ड म्यूज़िक है और मैंने इसमें ही कुछ करना है, तो बड़े सपोर्टिंग थे सब, मेरी बड़ी हेल्प करते थे। बल्कि बीच में एक ऐसा भी दौर आया कि धीरज देख ले म्यूज़िक में ठीक ठीक चल रहा है कि तूने मर्चेंट भी ज्वाइन करनी है, तो ऐसा भी एक सिस्टम आया। मैं कि नहीं नहीं यार, मुझे अपने रास्ते से भटकना नहीं है, मैं जिस काम के लिए आया हूँ, मुझे जितना भी हासिल होगा, थोड़ा हो ज़्यादा हो कम हो, मैं उसमें गुजारा कर लूँगा, लेकिन मैं संगीत छोड़ूंगा नहीं। हाँ, इससे मुझे बात याद आई, मैं जब मुंबई गया तो आदमी खोजता है ना कि हमारे मुंबई में कौन कौन लोग हैं, तो पता चला कि अनुपम खैर साहब भी शिमला से हैं, हिमाचल के हैं। उनके एक बहुत अच्छे मित्र हैं मिस्टर मल्होत्रा, सतीश मल्होत्रा, एजुकेशन डिपार्टमेंट धर्मशाला में जॉब करते थे, अब तो रिटायर्ड हो गए। तो कैसे न कैसे उनके संपर्क में आया मैं, तो उन्होंने कहा धीरज आप मुंबई रहते हो, आप अनुपम खेर जी से मिले हो क्या? मैं कहा जी बड़ी इच्छा है मेरी मिलने की, क्योंकि वो भी हिमाचल के, शायद मुझे कोई हेल्प मिल जाए उनसे। तो कहते एक काम करो, उनके लिए ना मैं कुछ सामान भेजता हूँ, वो वहाँ पहुँचा देना। मैं बड़ा खुश हुआ। तो उन्होंने देसी राजमा, बरूट के देसी राजमा ला के मेरे हाथ दिए, कहते ये पहुँचाने में, कि ये अच्छा हो गया यार, एक बढ़िया बहाना भी हो गया जाने का और मुलाकात का भी बहाना हो गया। मैं ऑफिस में मिलने गया, बड़ा उन्होंने मेरा बड़े खुश हुए जब उनको लगा कि मैं भी हिमाचल से हूँ। तो उनका प्रोडक्शन हाउस था, कुछ सीरियल्स वो बना रहे थे, तो बैठे बैठे बात करते कि एक्टिंग करनी है तूने। मेरा दिमाग घूम गया कि मैं तो कुछ और करने आया हूँ। मैं कहा सर एक्टिंग तो नहीं, अगर गाना वाना मिल जाता है तो, क्योंकि सीरियल्स के टाइटल सॉन्ग होते थे, मुझे गाना मिल जाए तो मैं कर लूँगा। तो नहीं देख ले, एक पुलिस का किरदार है हमारे पास, अगर करना है तो बोल, अभी हम इसको फाइनल कर देंगे। लेकिन नहीं सर, मैं एक्टिंग नहीं करूँगा, मुझे गाना गवा दिया। कहते ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम कोई नया प्रोजेक्ट हम शुरू करेंगे तो विल कॉल यू। तो ऐसा भी हुआ बीच में कि रास्ते बहुत थे आसपास के, कि इधर नहीं तो इधर चलो, इधर नहीं तो उधर चलो, लेकिन मेरा टारगेट जो था एक, कि मैंने म्यूज़िक में ही करना है, तो मैं उसी में लगा रहा। चलिए ऐसा होता है ना सर कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप उस राह में भी चले जाते हैं, लेकिन आपने अपनी राह नहीं छोड़ी। आपने जैसे बताया कि आपने बहुत सारे भाषाओं में गाने गाए हैं, कोई एक गाना याद रह जाए, वैसे हमें समझ तो आएगा नहीं, पर फिर भी हम आपको उसको ट्रांसलेट करवा लेंगे, कुछ अगर याद हो तो आपको। भोजपुरी गाने की एक लाइन, अब मुझे भी भूल गया थोड़ा सा, भोजपुरी गाना था एक, झुलने के संग लागा
हमारे जिया हो झुलने के संग लागा, हमारे जिया ये झुलने के रंग को बरसवा। शब्द थोड़े ढीले हैं मेरे, पर धुन यही है। दा 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 ना, रंग दे बरसवा, झुलने के संग लागा, हमारे जिया झुलने के संग लागा, हमारे जिया। ये भोजपुरी फिल्म का गाना था ये। हाँ जी। उसमें भी आपको मतलब मौका मिला है। सर हिमाचल के बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो पुराने भी रहे हैं। आप मोहम्मद रफ़ी साहब के स्वर्गीय जो हैं उनके बहुत बड़े फ़ैन रहे हैं आप। तो हिमाचल के कलाकारों में आपको किसकी आवाज़ ज़्यादा अच्छी लगती है? और जो हमारे देश के कलाकार हैं, जो गायक हैं, उनमें आपको किसकी आवाज़ है जो आपके दिल को छूती है? देखिए, ये इस सवाल का जवाब थोड़ा-सा मुश्किल है, क्योंकि संगीत की कोई एक परिभाषा नहीं है कि कौन-सा संगीत अच्छा है। संगीत वही अच्छा जो आपके कानों को अच्छा लगने लगे। अब देखिए ना, 60s, 70s, 80s के मेलोडियस गाने सुनो, उनकी अपनी एक छवि है। आज आप अरिजीत सिंह को सुनो, उसकी एक अलग छवि है, लोग उसे पसंद कर रहे हैं। तो हर दौर में जिस तरह से हमारे स्वाद में, हमारे फैशंस में तब्दीलियाँ आती हैं, प्रकृति में भी, नेचर में भी तब्दीलियाँ आती रहती हैं, वैसे भी संगीत में भी हल्की-हल्की चेंजेस आती रही, और जिस चेंज को पब्लिक ने सुनना शुरू किया और पसंद किया, वही चीज़ एस्टैब्लिश होती गई। तो मैं तो यही कहूँगा कि वही संगीत जो कानों को अच्छा लगा, वही बहुत अच्छा है। फिर वो हमारे रफ़ी साहब जी का गाना हो, चाहे आज की डेट में अरिजीत सिंह का गाना हो, या किसी पहाड़ी कलाकार का गाना हो। हाँ, इतना है कि आज के कलाकारों के लिए जो मंच है वो बड़ा आसान हो गया है। जो दौर हमने देखा है वो थोड़ा मुश्किल था। हमें पता ही नहीं था स्टूडियोज़ कहाँ हैं, माइक्रोफ़ोन होता क्या है, गाते कैसे हैं, कौन दिल्ली जाएगा। दिल्ली भी दूर लगती थी उस वक़्त। आज तो आपको हिमाचल में हर जगह कितने सारे स्टूडियोज़ हैं, और सबसे बड़ी बात, यूट्यूब चैनल ने तो एक ओपन प्लेटफ़ॉर्म सबको दे दी है। अगर आप गाते हैं तो थोड़ा बहुत पैसा लगा के अपना गाना बनाइए, उसका वीडियो बनाइए, और आज तो व्यूज़ के हिसाब से आर्टिस्ट अपने आप को हिट और सुपर हिट बनाता है। वो हमारे टाइम में नहीं था। हमारे टाइम में सुने जाते थे गाने, गाने बजते थे मेलों में, बाज़ारों में। आज गाना बजता कहाँ है? मोबाइल में, हर जेब में मोबाइल है तो वो गाना बनता है, और व्यूअरशिप के हिसाब से हिट और उसको फ्लॉप की दर्जा दिया जाता है, जो दौर हमारे टाइम में था नहीं। हमारा टाइम बहुत मुश्किल वाला दौर था। साधन कम थे, प्लेटफॉर्म कम थे, सबकी सपोर्ट बड़ी कम थी, क्योंकि संगीत को हम बड़ी इज्जत वाली नज़र से भी नहीं देखते थे कि यार क्या बात है। लेकिन आज दौर बदला हुआ है। आज तो मैं देखता हूँ किसी फंक्शन में जाता हूँ तो उनके पेरेंट्स, जिसके भी बच्चों को गाने का, नाचने का, लिखने का शौक है, तो वो कहते हैं भाई इस बच्चे को हम कुछ करना चाहते हैं, बताइए इसके लिए कोई प्लेटफॉर्म है क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो चाहते हैं कि पढ़ाई नहीं यार, पढ़ाई तो हो ही रही है, साथ में ये को कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, म्यूज़िक है, डांस है, आपकी स्पोर्ट्स है, खेलों पे भी बहुत ध्यान दे रही है अब सरकार। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की भी बड़ी अच्छी पॉलिसीज़ आ गई हैं। नहीं तो पहले कहते थे खेलोगे कूदोगे होंगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, लेकिन अब उल्टा है। अब उल्टा है। तो समय के साथ चीज़ें बदलती गई, और जैसे बदलती हैं हम लोग उसको वैसे एक्सेप्ट कर लें तो जीना और आसान हो जाता है। शान हिमाचल के खिताब से भी सर को नवाजा गया है, तो सर वो मोमेंट आपके लिए कैसा रहा? बहुत बढ़िया। देखिए, जब आप किसी फील्ड में काम कर रहे होते हैं, फिर आपको उस काम के लिए जब किसी अच्छे अवार्ड से नवाजा जाए तो लगता है कि नहीं, मैं ठीक राह पे चल रहा हूँ। ये अवार्ड मुझे स्वर्गीय वीरभद्र जी, हमारे फॉर्मर मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश, उनके हाथों से मिला है, जो बड़े सौभाग्य की बात है मेरे लिए। शान हिमाचल का अवार्ड उन्होंने मुझे दिया था, तो मुझे लगा नहीं, मैंने हिमाचल आके गलती नहीं की है। मैं अपने हिमाचल में अपने ही लोगों के लिए, अपनी ही संस्कृति के लिए काम कर रहा हूँ, तो ये जीवन धन्य हो जाएगा मेरा। तो बहुत बड़ा ब्लेसिंग था उनकी तरफ से भी, मुझे गवर्नमेंट की तरफ से भी। कोई सर एक ऐसा पल अगर आपको याद रह गया हो, जो आप कभी मंच पे गा रहे हैं और वहाँ का कोई एक हसीन पल आपको कोई यादगार हो? मैम, हर बार ही ऐसा होता है, अच्छे-अच्छे हसीन पल तो कोई एक यादगार रहता है ना कि कोई मतलब वो भूले नहीं भुलाया जाती है वो चीज़ की, कभी वो हुआ था? ये देखिए, मेरा एक गाना आया था जिसका अभी भी एक रील बहुत वायरल हुआ। हमें आर्मी बेस्ड सॉन्ग था ये। आपने बोला ना कि मेरे पिताजी आर्मी में थे, तो उनकी भी ये इच्छा थी कि हम 3 भाइयों में से एक तो फौजी बनना चाहिए। तो मेरी तरफ उंगली उठती थी कि ही इज़ अ परफेक्ट मैन जो आर्मी में जा सकता है, क्योंकि मैंने स्कूल में स्काउट एंड गाइड्स, फिर उसके बाद एनसीसी, तो उस एटमॉस्फेयर में मैं रहता था।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं आर्मी में नहीं जा पाया, तो मैंने कहा यार क्या किया जाए, कैसे, तो चलो मैंने कहा संगीत के माध्यम से ही फौजियों के लिए कुछ गाना गुनगुनाया जाए। तो एक मेरा गाना था, ये अभी भी पीछे से लोगों ने बहुत उसको पसंद किया। लगियां लड़ाइयां वीरा वो फौजी मेरेया, तू बैरियां ते ना वो डरी, रखड़ी बनदी वीरा वो फौजी मेरेया, तू बैरियां ते ना वो डरी। तो मैं एक फंक्शन में था और यही गाने था जो बच्चे स्टेज पे परफॉर्म कर रहे थे। जब बच्चे उस गाने को गा रहे थे तो मुझे वो लगा कि नहीं यार धीरज, तुम जी गए अपनी ज़िंदगी। जब छोटा सा बच्चा आपका वो गाना गाता है तो लाइफ में कोई भी अपना पहला गाना भूलता नहीं है। तो मुझे लगा नहीं, मेरी संगीत की जर्नी में भी मैं थोड़ा सा कामयाब हुआ और फौजी नहीं बन पाया तो क्या हुआ, मैंने संगीत के माध्यम से अपनी फौज के लिए, उनको उनकी हौसला अफजाई के लिए मैंने गाना तो गाया। तो लगा कि नहीं, आई एम द पार्ट ऑफ दिस नेशन, आर्मी का एक छोटा सा हिस्सा मैं भी हूँ। तो वो चीज़ में मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा अभिनय लगा। भी करते रहे हैं सर आप बीच बीच में जब गाने आते हैं, आप यूट्यूब पे हैं, चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं, तो आप अभिनय भी करते हैं। तो किस तरह से को स्टार्स हैं या आपकी पूरी टीम आपके साथ पूरा वर्क करती है? बहुत बहुत बढ़िया, पूरी टीम बहुत अच्छी होती है, बड़ी एक दूसरे को हम लोग कोऑपरेट करके चलते हैं। देखिए, एक सिंगर जो है वो ऑलरेडी एक एक्टर रहता है। जब हम माइक्रोफोन पे गाना गा रहे होते हैं तो हम, हमारा विजुअल दिमाग में चलता रहता है। हीरो हैं तो हम हीरो बन के वो गाना गा रहे हैं, भाई हैं तो भाई बन के, मतलब वो फील हमें अंदर से लानी पड़ती है। तो मतलब मुझे लगता है कि हर एक अच्छा सिंगर जो है इनबिल्ट आर्टिस्ट होता है, अच्छा अभिनय कर सकता है। लेकिन जब बाहर हमें मौका मिला तो हम उसमें थोड़ा और निखर गए और अच्छे अच्छे लोग हमें मिलते गए। मैंने हिमाचल की 2 बहुत खूबसूरत फिल्में, शामोनार हमारी 1.5 घंटे की फिल्म है, उसमें एज हीरो मैंने काम किया। उसके बाद एक नीलमा पहाड़ां दी, ये भी 1.5 घंटे की फिल्म थी, उसको भी लोगों का बहुत प्यार मिला, उसमें भी मैंने हीरो मैंने उसमें काम किया, गाने तो मैंने गाए। तो अभिनय करना बड़ा मुश्किल नहीं हुआ मेरे लिए, क्योंकि हम लोग एक बंद स्टूडियो में जब गाना गाते थे तो अंदर से हमारा एक एक्टर जो था वो काम करता ही था। बस ये था कि स्क्रीन पे नहीं हम दिखते थे। और बाद में एक ट्रेंड भी शुरू हो गया कि जो सिंगर गा रहा है उसको वीडियो में दिखना चाहिए। तो बस अच्छे लोग मिलते गए, अच्छे डायरेक्टर्स मिलते गए, वो पॉलिश करते गए और हम लोग गाने के साथ साथ थोड़ा सा एक्टिंग करना भी सीख गए। आप अभिनय कर ही लिया क्योंकि शायद अनुपम खेर जी ने वो आपके मन में डाल दिया था कि अभिनय कर सकते हैं, तो शायद आप उसमें उस हो वक्त गए। उस वक्त ये चीज़ें थी नहीं ना। अगर ये पता होता कि नहीं यार ये चीज़ भी हो सकती है तो शायद मैं उस चीज़ को छोड़ता ही नहीं, और हो भी सकता कि मेरा ट्रैक ही चेंज हो जाता। मुझे ये डर था कि ऐसा ना हो कि मैं जिस चीज़ की खोज में आया हूँ मुझे लगे नहीं यार ये चीज़ आसान है, ये मुझे मिल रही है, तो वो चीज़ मुझसे छूटती ना जाए जिसके लिए मैंने घर छोड़ा है। तो वो एक डर था। तो ऐसा नहीं था कि आदमी हासिल तो करना चाहता है, कुछ भी उसे मिल जाए, लेकिन अगर उसके मतलब मिले, उसकी मर्जी के मुताबिक मिले तो उसको ज़्यादा संतुष्टि होती है। जैसे आप बात कर रहे हैं मंच की, आप वहाँ से वापस आए, यहाँ आप हिमाचल में आए, तो सर हिमाचल में भी बहुतों को मंच मिलते हैं, लेकिन फिर भी जो आपकी एक उड़ान जिसको कह सकते हैं कि आज भी वो हिमाचली टैलेंट की नहीं है, कहाँ कमियाँ लगती हैं सर आपको? हाँ, ये आपने सवाल बच्चों के लिए पूछा जो आज के नए सही हैं। है सर। देखिए, जब भी चीज़ आसानी से हासिल होनी शुरू होती है तो उसकी वैल्यूज़ कम हो जाती है। मैंने कहा ना आपसे कि हम लोगों को जो चीज़ें मिली बहुत संघर्ष करना पड़ा, और वो संघर्ष नहीं होता है, वो आपकी क्लासेस होती हैं। जितना आप संघर्ष कर रहे हैं मतलब उतनी आप स्टडी कर रहे हैं उस चीज़ को। मतलब सफ़र में जितनी बार आपको ठोकर लगेगी, अगली बार उतना ही आप संभल के चलने की कोशिश करेंगे। तो उसे संघर्ष का नाम तो ज़रूर देते हैं, लेकिन हम कहते हैं हमारी क्लासेस थी, ये मेरा फर्स्ट ईयर गया, ये मेरा सेकंड ईयर गया, इस तरह से धीरे-धीरे हम लोग उस काम में मैच्योर होते जाते हैं। आज संघर्ष में बहुत कमी है, ज़रूरत ही नहीं है। आप हल्का सा गाते हैं, 4 पैसे जेब में डालिए, किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे अपना स्टूडियो में गाना रिकॉर्ड कीजिए, अपना यूट्यूब चैनल पे उसको डाल दीजिए। आपके फॉलोअर्स मिल गए, आपको व्यूज़ मिल गए, तो आप तो स्टार हो गए। तो जब चीज़ें आसानी से मिलने शुरू होती हैं तो कई चीज़ें जो हैं वो बीच में छुपी रह जाती हैं। थोड़ी देर के लिए एक आवरण होता है, एक चकाचौंध होती है कि नहीं आई एम सक्सेसफुल, बट वो असली आपकी कामयाबी नहीं होती, वो थोड़ी देर के लिए रहती है। बहुत लंबा चलने के लिए उतना लंबा संघर्ष भी करना पड़ता है। वो कहते हैं ना कि मेहनत में आप जितना पसीना बहाओगे, लड़ाई में खून उतना ही कम बहेगा। तो वही हमारे साथ है कि आप मेहनत में जितने कसरत करोगे, मंच पे खड़े होके आपको उतना ही आसान लगेगा सब कुछ गाना। फिर भी ऐसा क्यों हो जाता है सर कि जब हमारे हिमाचली कलाकार इतने ज़्यादा अच्छा गाते हैं, फिर भी उनको वो मंच नहीं मिल पाता है, फिर भी बाहर का कलाकार जो है कई बार हमारे हिमाचल में ही गाकर चला जाता है? देखिए, इसके लिए कहीं न कहीं तो हमारी सरकारें भी ज़िम्मेवार रही हैं। हमारी सरकारों में
सभी मंत्रालयों के मंत्री होते हैं, लेकिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए, सांस्कृतिक मंत्रालय के लिए कोई मिनिस्ट्री है ही नहीं। सरकारों का जो उदासीन रवैया रहा, उसकी वजह से भी हमारे कलाकारों को बैकफुट पे खड़ा होना पड़ा। और आज भी ये आलम है कि हिमाचली कलाकार को तवज्जो दी जाती है ज़रूर। अब तो थोड़ा सा ये ट्रेंड भी हो गया कि 4 नाइट्स का प्रोग्राम तो 1 नाइट हिमाचली कर दो, 1 नाइट हिमाचली कर दो, जबकि होना क्या चाहिए, चारों की चारों हिमाचली होनी चाहिए। 1 नाइट पंजाबी कर दो, वो जमती है बात। तो लोगों के दिमाग में ऐसा है, ये सरकारें सपोर्टिव नहीं है, ये जो लोग ऑर्गेनाइजेशन में लगे हुए हैं, वो लोग, उनको लगता है कि नहीं यार हिमाचली है, ठीक है, घर का मुर्गी दाल बराबर, बात छोड़ो यार, बाहर से पंजाबी सिंगर को बुलाओ तो कार्यक्रम हिट हो जाएगा। तो वो फोबिया है, जिसकी वजह से भी हमारे जो कलाकार हैं बैकफुट पे आ गए हैं। दूसरा एक लिमिटेशन है गवर्नमेंट की कि 10 बजे तक ही कार्यक्रम होने हैं, समय इतना है, कलाकार इतने हैं, वो कैसे एडजस्ट करने हैं। मुझे तो दुख होता है कई बार मंच पे एक आर्टिस्ट गा रहा है, अभी उसने गाना आधा भी नहीं किया होता है, और उसको एंकर हाँ कहता है कि आपका समय हो गया। अब उसको पता नहीं है कि ये जो गा रहा है अभी आधी लाइन, यही एक दिन पूरा गीत गुनगुनाएगा उसका, क्योंकि वो मंच तो उसी का है ना, वो हिमाचल का है। हमें भी वैसे ही मंच मिले हैं, हम भी एक गाने से, आधे गाने से उठे, धीरे फिर 4 गीत गाए, 5 गीत गाए। तो वो जो बच्चों को निकाल दिया जाता है एक झटके से, उन्हीं में से तो हमारे खूबसूरत कलाकार निकलने हैं। चाहिए ये कि उनको मैक्सिमम टाइम दिया जाए। तो देखिए, इस रिवाज रीति को बदलने के लिए सरकार को ध्यान देना पड़ेगा इस बात पे। अगर सरकार थोड़ा सा इसमें अपना दिलचस्पी दिखाती है तो हम लोग भी सरकार के साथ हैं कि किस तरह से करना है, वो हम सुझाव अपने रख सकते हैं। पर हमें चाहिए सरकार की मदद के बिना, क्योंकि जितने भी शोज़ हैं गवर्नमेंट के शोज़ हैं, मेले जितने भी हैं, जिला स्तरीय हैं, राज्य स्तरीय हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हैं, सरकार की डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्वमेंट है। तो अगर सरकार चाहे तो अच्छी एक पॉलिसी बना के और कुछ सीनियर आर्टिस्टों को हिमाचल के उनको शामिल करके एक इस तरह से मंच बनाया जाए ताकि हमारे नए बच्चों को मैक्सिमम टाइम दें, क्योंकि वहीं से तो हमारे नए कलाकार निकल रहे हैं। पंजाबी तो हम टीवी चैनल्स पे भी सुन ही रहे हैं सब लोग। तो ये थोड़ी सी कमी है जिस वजह से हमारे कलाकार आज भी बैकफुट पे खड़े हैं। दुखद है थोड़ा। सही बात सर, क्योंकि कहते भी यही हैं कि सरकारों की तरफ से वो चीज़ नहीं आती है। जैसे आप कह रहे हैं कि जहाँ हिमाचली नाइट्स होंगी वहाँ पर 4 की जगह 1 ही मिलती है। बिल्कुल। ऐसा ही रहता है। चलिए सर, आगे बढ़ूंगी, और आपने अपना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक आपका सर गाना है कजो भेडलियाँ चरांदी धारो धारा, वो सर एक गुनगुना दीजिए। वो भी बहुत फेमस गाना है आपका, जो काफ़ी जगह बजता है। जी जी बिल्कुल, लोगों ने बहुत प्यार दिया, मेरे सुनने वालों ने, मेरे श्रोताओं ने और मेरे दर्शकों को। तो मैं कहूँगा कि अपना आशीर्वाद बनाए रखें। जब तक ये सांस है तब तक मैं चाहता हूँ कि अपने हिमाचली संगीत के लिए मैं समर्पित रहूँ, अच्छा गाता रहूँ, अच्छा संगीत आप तक पहुँचता रहे, और अनंत ज्ञान के इस खूबसूरत माध्यम के ज़रिए मैं और 1000 लोगों तक पहुँच मेरी होगी। तो मैं चाहूँगा आप सब अपना आशीर्वाद और शुभकामनाएं बनाए रखें। लाइन सुनाता हूँ उस गाने की। कजो भेड़ियाँ चरांदी धारा धारा, दिल्ली शहर चलवो रेशमा, कजो सिंडलियाँ बजांदी नाला नाला, दिल्ली शहर चलवो रेशमा, छोड़ी वो ता छोड़ी देना गद्दियां दा लाना, छोड़ी वो ता छोड़ी देना गद्दियां दा लाना, कि दिलिया साड़ी बलोज जानी पाना, दिल्ली शहर चलवो रेशमा, कजो भेड़ियाँ चरांदी धारा धारा, दिल्ली शहर चल रेशमा। बहुत खूब सर, बहुत खूब। हमारी तरफ से भी जो है वो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि हमारी तरफ से ही ना से, लेकिन आपको बहुत प्यार मिला है आपके संगीत की तरफ से। सर, एक आखिरी सवाल करूंगी, और हिमाचली गायक हमारे साथ हैं तो सर पहाड़ी में ही पूछूंगी आपसे। सर, संगीते तो जो सब कुछ दे दिया, पर फिर भी कुछ ऐसा रही है जड़ा अज भी थोड़ी निंद मंगदा। बिल्कुल, मुझे लगता कि हाली में मुझे मिले कुछ नहीं आता। ये मेरी जिंदगी बड़ी बारी छोटी है कि संगीत की तो जर्नी बड़ी बारी बड़ी है कि हाली भी मेरी तलाश जारी है। मुझे हाली भी लगता कि खुद की खालीपन है मुझे हाली होर मिलना चाहिए, मुझे होर मेहनत करना पौनी। सपना रही है बड़े बारी सपने, एक नहीं हाली बड़े बारी सपने हैं। हाली तो लगता मैं कितना ही कुछ नहीं है। मुझे तो इंटरव्यू कर देता मुझे डर लगता कि मुझे कोई पूछे यार मैं तो कितना कुछ नहीं हाली। तो मैं तो जानता भगवान मुझे थोड़ी 2-4 साल होर फालतू पाई दें ताकि जेड़ा मैं ख्वाब देखे मैं तुझसे सारे
हासिल करेंगे बाकी देखिए तुम्हारी शुभकामनाएं तो मुझे लगता है सारा मुझे मिलना जरूर है कने मेरी कोशिश जी निरंतर हाली लगी हुई है क्योंकि हाली भी मुझे लगता है कि मेरी मंजिल बड़ी भर दूर है कने मुझे पुजना उतों तक ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर, आपके साथ बात करके हमें बहुत अच्छा लगा और चाहूँगी कि इसी तरह आप गाते रहें, गुनगुनाते रहें और हमारे बीच हमारे साथ यूं ही बने रहें। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आनंद ज्ञान का और आपका रीत जी विशेषकर बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि आप के माध्यम से आपके इस चैनल के माध्यम से मैं हजारों श्रोताओं और दर्शकों तक पहुंच रहा हूं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ धीरज शर्मा जी, जिनकी आवाज़ आपने इस वक्त सुनी और आप इनको बखूबी भी जानते हैं। तो चलिए बाकी की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए अनंत ज्ञान के साथ।